प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा जो पिछली चर्चा चल रही थी उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। विश्व इतिहास की क्लास में आप सब अपना इसके जो पीछे देख चुके हैं। हम लोग पहले विश्व युद्ध पर अपनी चर्चा को कर चुके हैं। हमने समझा था पहला विश्व युद्ध क्यों लड़ा गया, उसके पीछे के कारण क्या थे। हमने बहुत सारे कारणों पे चर्चा किया था पिछली क्लास में। आज हम उसी चीज़ को पहले एक बार रिवाइज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आप समझिए कि पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच लड़ा गया। इसके पहले चर्चा हुई। एक इंट्रोडक्शन समझिए कि क्यों लड़ा गया। आप समझिए इस पूरी दुनिया में दो बड़े युद्ध लड़े गए हैं, पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध। पहले विश्व युद्ध में बहुत सारे कारण हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था ऑस्ट्रिया के राजकुमार जो फर्डिनेंड की हत्या, उसके पीछे वो तात्कालिक कारण था। तात्कालिक कारण के अलावा और भी कई कारण होते हैं। जैसे अगर कोई घटना हुई, आपको उसी समय दिखा कि ये घटना हुई, इस घटना से ये सारी चीजें हुई, लेकिन केवल तात्कालिक घटना ही किसी भी बड़े युद्ध के पीछे एक कारण नहीं होता। उसके पीछे पूरी श्रृंखलाएं होती हैं, पूरे अलग अलग कारण होते हैं जो लंबे समय तक सुलगते रहते हैं, सुलगते रहते हैं, सुलगते रहते हैं, और एक बार विस्फोट हो जाता है, चिंगारी की तरह से फट पड़ता है। अगर आप देखें तो यूरोप की गुप्त संधियां, जैसे मैंने आपके सामने रखा फ्रैंकफर्ट की संधि, ऐसी संधियां हो रही थी यूरोप के देशों में। जैसे आप देखें जर्मनी, इटली, बहुत सारे जो देश जिनका एकीकरण हो रहा था। अगर आप देखें 19वीं शताब्दी में बहुत सारे ऐसे देश यूरोप में जो अभी बहुत पीछे छूटे हुए थे, जैसे जर्मनी था, इटली था। जब वो एक होने लगे, उनका यूनिफिकेशन होने लगा, तो फिर धीरे धीरे समस्याएं बढ़ने लगी। और उन्हीं समस्याओं ने जो पहले की शक्तियां, जो स्थापित शक्तियां थी, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, उन शक्तियों के ऊपर दबाव पड़ने लगा। एक तो यूरोप की गुप्त संधियां, जिससे अविश्वास पैदा हुआ, भय पैदा हुआ, और एक दूसरे के प्रति एक जो गलत भावना होती है वो पैदा हुई। ठीक, और क्या है? उग्र राष्ट्रवाद। फ्रांस की क्रांति हुई 1789 में, आप जानते हैं। फ्रांस की क्रांति के बाद धीरे धीरे राष्ट्रवाद, प्रजातंत्र, लोकतंत्र बहुत तेजी से बढ़ा यूरोप में। हर देश आगे बढ़ने के प्रयास करने लगा। राष्ट्रवाद ठीक है कि भाई कि हम अपने देश को बचा कर रखेंगे, कि हमारे देश की निगहबान हैं आंखें, हम अपने देश को एकदम आगे बढ़ाएंगे, ये ठीक है कि कोई हमारे देश की सीमाओं को छू नहीं सकता। लेकिन जब आप ये कहते हो कि केवल हम रहेंगे, बाकी किसी भी राष्ट्र की अस्मिता नहीं रहेगी, तो वहीं उग्र राष्ट्रवाद आता है। और पहले विश्व युद्ध में उग्र राष्ट्र की धारणा बहुत तेजी से बढ़ी। कई स्टेटमेंट हैं, जैसे जब जर्मनी का एकीकरण हुआ तो जर्मनी के जो राजा थे विलियम कैसर बहुत एग्रेसिव राजा था। उसने कहा कि ऐसा है, जर्मनी पीछे छूट चुका है, साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा की होड़ में भी हम पीछे छूटे हुए हैं, इसलिए हमें भी साम्राज्य स्थापित करना है, हमें भी उपनिवेश स्थापित करना है। यहां तक कहा गया कि हम अपनी नौसेना इतनी मजबूत कर देंगे कि जो भी हमारी नौसेना से टकराएगा उसका विध्वंस हो जाएगा। उस समय एक ही देश की नौसेना सबसे ज्यादा शक्तिशाली थी, ब्रिटेन। तो ये ब्रिटेन को खुली चुनौती थी। इसके अलावा समाचार पत्रों की भूमिका क्या होती है साहब? समाचार पत्र उस देश में वहां के लोगों से कनेक्ट होते हैं। जब समाचार पत्र में आएगा कि फ्रांस ने जर्मनी का अपमान किया, जर्मन जनता के बारे में गलत बातें बोली, जर्मनी के लोग एकदम उद्वेलित हो जाएंगे। फ्रांस में निकलेगा कि भी जर्मनी के लोग जो फ्रांस के क्षेत्र को अपने में मिलाना चाहते हैं। तो समाचार पत्रों की भी भूमिका पहले विश्व युद्ध में आपको दिखाई देगी। समाचार पत्र अगर तल्ख होकर लिखेंगे, कुछ ऐसी बातें लिखने लगेंगे, तो दो राष्ट्रों के बीच में संघर्ष या धीरे धीरे कई राष्ट्रों के बीच संघर्ष पैदा हो सकता है। ये भी आपको समझ में आएगी। अंतर्राष्ट्रीय संस्था का भाव, भाई संघर्ष हो रहा है, अगर संघर्ष को रोकने वाला कोई वर्ग विशेष हो या कोई संस्था हो तो संघर्ष रोका जा सकता है। लेकिन पहले विश्व युद्ध में कोई रोकने वाला नहीं था, सबने आग में घी डालने का काम किया, कोई रोक नहीं रहा। अंतर्राष्ट्रीय संस्था का भाव, इससे भी आप देखोगे पहला विश्व युद्ध बढ़ गया। और क्या है?
आप देखेंगे अलग अलग जो संधियां हो रही हैं, जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया एक नया संगठन बना रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे धीरे धीरे ये संगठन आगे बढ़ रहे हैं। इससे जो ब्रिटेन है, फ्रांस है, उनको भी बहुत ज़्यादा समस्या आई। इसके बाद इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, जापान, अमेरिका, ये सब एक हो गए। अब समझिएगा, जो गठबंधन होते हैं, जो गुप्त संधियां होती हैं, जैसे जर्मनी ने अगर उसको लग रहा था मुझे कुछ नहीं मिला, इंग्लैंड इतने उपनिवेश बना के बैठा है, इतना उसको फायदा है, फ्रांस इतना उपनिवेश बना के बैठा है, अमेरिका को इतना फायदा हो रहा है, हम कहाँ हैं? अब उसके बाद जर्मनी ने कहा कि भाई हम भी फायदा लेंगे, हमको भी फायदा चाहिए। अब जर्मनी ने अपने लोगों को अपने साथ बिठाना शुरू किया, जो उसकी मानसिकता है। तो आप जानते हैं कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया का ही राजकुमार था फर्डिनेंड, जिसकी हत्या हुई थी बोस्नियो के सेरेजोवो में। और जब हत्या हुई तो आप जानते हैं उसी मामले पर पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। आगे चल के पूरा जो गुट बनने लगा, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, ये सब एक साथ हो गए। और उधर अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सारे एक साथ हो गए। और आप देखेंगे कि यहाँ पर धीरे धीरे रूस और जापान भी शामिल हो गया। तो दो वर्ग बने, ठीक है। इस गुट में अगर आप देखेंगे, रूस ऐसा देश था जो अपने हितों के अनुरूप निर्णय लेता था। मतलब वो था तो जो ब्रिटेन के साथ, लेकिन वो निर्णय कैसा लेता था? अपने हितों के अनुसार। इसके अलावा और क्या है? सैन्यवाद। अभी आपको बताया मैंने, सैन्यवाद क्या होता है। पूरे यूरोप में एक मनस्थिति पैदा हो गई थी। मनस्थिति क्या? कि हमको राष्ट्रीयता, अपना आर्थिक विकास करना है। क्या करना है? अगर आप यहां देखें तो ये बात हो रही है कि हमें अपना आर्थिक विकास करना है। आर्थिक विकास प्लस राष्ट्रीयता की बात, आर्थिक विकास और राष्ट्रीयता की बात ये हो रहा। अब इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। एक प्रतियोगिता शुरू हुई, लगातार कंपटीशन होने लगा। और धीरे धीरे जब आप जानते हैं कि अपनी राष्ट्रीयता की बात आप बहुत करेंगे, दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे, उसकी प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाएंगे, तो धीरे धीरे संघर्ष बढ़ता चला जाएगा। एक प्रतियोगिता जन्म लेगी, और वो प्रतियोगिता अगर स्वस्थ नहीं है, अच्छी नहीं है, तो वो प्रतियोगिता सबका विनाश कर देगी। देखिए, दुनिया के लालची लोगों की वजह से ही सबसे बड़ी समस्या खड़ी है। महात्मा गांधी ने एक बात कहा था कि यह धरती सबका पेट भर सकती है, लेकिन लालची व्यक्ति का पेट नहीं भर सकती। यह प्रकृति सबका पेट भर सकती है, लेकिन लालची व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर सकती। आज जो दुनिया में संघर्ष है, जो दुनिया में समस्या है, वो केवल लालच की वजह से कि ये मेरा है, इसको कब्जा लें। पहले विश्व युद्ध के पीछे यही प्रवृत्ति काम करती है, पारस्परिक मतभेद। उसके बाद फिर यह हुआ कि सैन्य तैयारी किया जाए। पारस्परिक मतभेद और क्या? सैन्य तैयारी। और सैन्य तैयारी के बाद हर देश में सैन्य तैयारी। जितने यूरोपीय देश हैं अगर आप देखें, सब में सैन्य तैयारी की बात हुई। सबके अंदर अगर आप कहें तो सैन्य तैयारी की बात हो रही। पूरे यूरोप में जो भी देश हैं सब में सैन्य तैयारी है। अब यहाँ पे सैन्य तैयारी होगी तो यहाँ अनिवार्य सैन्य सेवा भी दिखाई देगी। हर देश में कहा गया सबको सेना में जाना पड़ेगा, अनिवार्य सैन्य सेवा। तुम्हें जाना ही है सेना में। हाई स्कूल किया सेना। जब हर जगह यही मानसिकता काम करेगी तो फिर क्या होगा? हर जगह यह माना गया कि आर्थिक समृद्धि चाहिए तो सेना होनी चाहिए। धीरे 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 पूरे यूरोप में 1870 के बाद सब देश में सेना संगठन लड़ाई माहौल बन गया। अब एक बार आपकी तैयारी होगी, जैसे ऐसे समझिए कि आपने कमांडो ट्रेनिंग ले लिया, तो आप एक बार लड़ के जरूर देखेंगे कि हमारी ट्रेनिंग कुछ ठीक है कि नहीं। वैसे ही यहां पे भी हुआ। पूरे यूरोप में सैन्यवाद हो गया। सबको ये लग रहा है विस्तार करना पड़ेगा तभी लाभ मिलेगा, और विस्तार करने के लिए होगी लड़ाई। एक बात ये समझना, आर्थिक कारण क्या है? आप समझिए आर्थिक कारण क्या है। यहां पे आर्थिक कारण,
आर्थिक कारण क्या है? आर्थिक कारण में एक बात आपको समझना पड़ेगा कि पूरे यूरोप में अगर आप देखें औद्योगिक क्रांति हो चुकी है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति है, धीरे धीरे सब जगह औद्योगिक क्रांति हो रही है, और इस प्रतिस्पर्धा में ब्रिटेन सबसे आगे है ना, सबसे ज्यादा लाभ कमा रहा है। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जर्मनी, सभी देश ये चाह रहे हैं कि हमारा अधिक से अधिक विस्तार हो। सब, कोई भी हो, चाहे ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, रूस हो, जर्मनी हो, सब ये विस्तार चाहिए, विस्तार। औद्योगिक क्रांति हो चुकी है, और जिसने औद्योगिक क्रांति किया उसका भी पेट नहीं भरा। औद्योगिक क्रांति जितना पैसा मिला फिर भी ब्रिटेन का पेट नहीं भरा। अब ब्रिटेन का पेट नहीं भरा तो जो साथ में लोग खड़े अगल बगल के देश, वो देख नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुम इतना पैसा कमा के ला रहे, लूट लूट के, हम नहीं लूटेंगे? लूटेंगे, हम भी लेंगे पैसा। अब ये समस्या। औपनिवेशिक विस्तार, आप समझिए, औपनिवेशिक विस्तार क्यों? औपनिवेशिक विस्तार से खूब पैसा मिलेगा। औपनिवेशिक विस्तार, औपनिवेशिक विस्तार से पैसा मिलेगा, जितना ज्यादा विस्तार उतना ज्यादा पैसा। इन सभी कारणों से आप देखेंगे 1870 के बाद इन सभी देशों में प्रतियोगिता बहुत तीव्र हो गई। इतनी तीव्र हो गई कि ये कहा गया कि भाई अफ्रीका को कैसे बांटा जाए। अफ्रीका को बांटने के लिए हित, आपस में हित इनके टकराने लगे। अफ्रीका में कौन कितना नियंत्रण करेगा, इसके अलावा जो बाल्कन क्षेत्र में कौन कितना विस्तार करेगा। अब समझिएगा, अफ्रीका में विस्तार में हित आपस में टकराने लगे, ठीक है। इसके अलावा जो बाल्कन क्षेत्र में किसका कितना विस्तार होगा, जो बाल्कन क्षेत्र में कितना विस्तार होगा ये भी दिखेगा, मतलब कितना विस्तार होगा। एस्टोनिया, जो बहुत सारे जो बाल्कन क्षेत्र है वहां पर विस्तार कौन करेगा, कितना करेगा। जो लाटविया, ये जो देश हैं, जो बाल्कन देश, वहां पर विस्तार की बात। अब ये है कि भैया हमारा उपनिवेश ज्यादा स्थापित होगा, हम ज्यादा शोषण करना चाहते हैं। आप देखेंगे कि अफ्रीका में जहां 1870 में 10% क्षेत्र पर पहले उपनिवेश था, इस अफ्रीका में इसके 10% क्षेत्र पर उपनिवेश था। 1870 के बाद अगर आप देखोगे तो इसके कितने बड़े क्षेत्र पर उपनिवेश हो गया। 1870 के बाद इसके अगर आप देखें 30 वर्षों में अगर आप कहें तो लगभग, मतलब पूरा आप ये कह सकते हैं अफ्रीका के 90% क्षेत्रों पर औपनिवेशिक विस्तार हो गया। मतलब 1870 से 1900 के बीच में पूरे अफ्रीका पर विस्तार कर दिया गया। क्या समझ पा रहे हैं लालच कितना है? दुनिया के जितने अमीर हैं उतने लालची। अब उनसे 1 रुपया खर्च करो, नहीं खर्च करेंगे। लालच ही लालच भरा हुआ है। धनवान व्यक्ति से बहुत ज्यादा धन की इच्छा करना तुम्हारे लिए अपराध है। धनवान व्यक्ति इसीलिए धनवान हुआ है कि वो सबका जो निचोड़ लेता है। कहानी आती है ना, जो धन निष्कासन। अंग्रेज भारत में शोषण ऐसे करते थे जैसे जो गंगा नदी के किनारे स्पंज लगा दिया जाए और यहाँ की अच्छी चीजों को खींच लिया जाए, उसको ब्रिटेन में टेम्स नदी के किनारे निचोड़ दिया जाए। अंग्रेज भारतीयों को शोषण वैसे करते थे जैसे कोई डॉक्टर अपने मरीज का खून लगातार निकाल रहा। इस तरीके से अंग्रेज शोषण करते थे। ये चीज आपको समझ में आएगी। तो यहां ये भी बात। अब अफ्रीका के विभाजन सबसे ज्यादा जो लाभ किसको मिला था? इंग्लैंड और फ्रांस को। और यही बात जो है जर्मनी को नागवार गुजर रही थी। ये जो विस्तार हुआ था ना, इसमें सबसे ज्यादा लाभ मिला था ब्रिटेन और फ्रांस को। जर्मनी को यही नापसंद था। हमें ये पसंद नहीं है, हम तुम्हें पसंद नहीं करते, तुम इतना विस्तार करोगे। इसीलिए जर्मनी ने कहा कि अब संघर्ष होगा। जर्मनी में बिस्मार्क ने
लोहा, लौह और रक्त के माध्यम से एकीकरण किया था बिस्मार्क। और आप समझिएगा कि यहां यही धीरे धीरे इसी तरह बाल्कन क्षेत्र में ऑस्ट्रिया और रूस के हित आपस में टकरा रहे थे। ऑस्ट्रिया मित्र है जो जर्मनी का, याद रखिएगा। ऑस्ट्रिया और रूस के हित आपस में टकराते थे क्योंकि ऑस्ट्रिया भी बाल्कन क्षेत्र में विस्तार कर रहा था, ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रिया ये जो बाल्कन क्षेत्र है, यहां ऑस्ट्रिया और रूस दोनों ही विस्तार पर आमादा थे। किस पर आमादा थे? विस्तार करना ही करना है, मानना नहीं है, विस्तार करते जाना है, विस्तार पर आमादा थे। और उसके बाद आप देखेंगे यहां पर धीरे धीरे इस क्षेत्र में आप देखिए जो ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी भी अपने आप को शामिल कर लेते हैं कि भाई अगर ये जो बाल्कन क्षेत्र है ये हमारे पक्ष में रहे तो हमारे लिए ज़्यादा फायदा है। और अगर आप देखें तो धीरे धीरे यही तनाव इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसने पहले विश्व युद्ध का जन्म दिया, पहले विश्व युद्ध को खड़ा कर दिया। हम लोगों ने इसके पहले जो परिणाम पे चर्चा किया था, थोड़े से परिणाम पे जल्दी से बात करेंगे, इसके परिणाम क्या हुए, इसके परिणाम पर चर्चा करते हैं कि इसके परिणाम क्या निकले। परिणाम क्या निकला है ना, इसका परिणाम क्या निकला। अब देखिए परिणाम क्या निकलेगा। अगर आप इसके राजनीतिक परिणाम की बात करो कि इसके राजनीतिक परिणाम क्या निकले, मैंने उस दिन भी बताया था, थोड़ा जल्दी समझिए। राजनीतिक परिणाम, इसके राजनीतिक परिणाम को अगर आप देखोगे तो यहां आप देखोगे कि कई ऐसे जो पुराने राजवंश थे, पुराने राजवंशों का समापन हुआ, दुनिया में लोकतंत्र की स्थापना हुई। पहली बात, पुराने राजवंशों का समापन और जो प्रजातंत्र की स्थापना आपको दिखाई देगी। पहली बात तो ये दिखाई देगी। इसके अलावा आप देखेंगे यहां पर जो भी अलग अलग जो देश हैं, चाहे रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जो रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इन सब देशों में लोकतंत्र की स्थापना की गई। अलग अलग देशों में अगर आप कहें रूस है ना, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, सब में लोकतंत्र स्थापित हुआ गया। आगे इसी लोकतंत्र से आप देखेंगे समस्या खड़ी होगी, तानाशाही भी आएगी। अभी समझिएगा बात, यह स्थापित हुआ। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसी समय अगर आप देखें तो कई ऐसे क्षेत्र जैसे इराक और जो फिलिस्तीन पर इंग्लैंड ने अधिकार कर लिया। अलग अलग हिस्सों में जो मध्य एशिया, जो पश्चिम एशिया के क्षेत्र है, वहां पर भी कई देशों पर अधिकार किया गया। ये जो पश्चिम की शक्तियां हैं, किसने किसने किया? इराक एवं फिलिस्तीन पर इंग्लैंड ने अधिकार कर लिया। जो फिलिस्तीन जहां पे यरूशलेम है ना, जहां इजराइल बना है, इस पे किसका अधिकार हो गया? इंग्लैंड का। किसका? इराक प्लस फिलिस्तीन, किसने अधिकार कर लिया साहब? इंग्लैंड ने। अभी आप आगे समझेंगे कि यहां पर कैसे इजराइल बना, आगे जाके ये मैं बताऊंगा। और क्या हुआ इसके अलावा आप देखेंगे जो सीरिया और लेबनान पर अधिकार कर लिया फ्रांस ने। जो सीरिया जो देश है और लेबनान, इस पर अधिकार कर लिया फ्रांस ने। लीबिया और प्लस सीरिया पर अधिकार कर लिया फ्रांस ने। ये सारे अधिकार होते गए। अब ये जब अधिकार बढ़ रहे हैं तो आगे चल के यहां पर इन देशों को फिर आगे चल के बड़ा संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि ये दूसरे की अधिकारता में गए। इसी के बाद, इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप दुनिया के अलग अलग देशों में अधिनायकवाद का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? अधिनायकवाद। अधिनायकवाद का जन्म हुआ। आप ये कह सकते हैं अधिनायकवाद। अधिनायकवाद क्या होता है?
डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप तानाशाही, एक विशेष नायक के ऊपर बात होगी। हिटलर, मुसोलिनी, है ना, ये सारे लोग जन्मे, अधिनायकवाद का विकास हुआ। इसके अलावा अगर आप देखें इटली में फांसीवाद, उसका नायक कौन था? मुसोलिनी। और जर्मनी में नाजीवाद, उसका नायक कौन था? हिटलर। इसका विकास हुआ। इसके अलावा आप देखते हैं कि कई नए देश बनाए गए, कई नए देशों का निर्माण किया गया। चेकोस्लोवाकिया, है ना, हंगरी, पोलैंड, हमने इसके पहले बताया था, कई नए देशों का निर्माण। चेकोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, पोलैंड आदि, ये सारे नए देश बनाए गए। ठीक, यहां समझिए इस बात को, ये जो नए देश बनाए जा रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? कि अपने तरह के देश बना दिए जाए जहां लोकतंत्र हो, और ये देश पश्चिमी देशों, खास तौर से ब्रिटेन और फ्रांस के पीछे चलने वाले देश बनाए जाए। यहां पर यह समझना पड़ेगा कि राष्ट्रीयता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। जिन देशों में राष्ट्रीयता की लहर चल रही थी, उन्हें नए देशों के रूप में बना दिया गया। ये वही देश हैं जो, अगर आप देखें, जो वो वाला क्षेत्र था, कौन सा क्षेत्र? अगर आप कहें तो उस क्षेत्र की ये बात हो रही है जहां बाल्कन क्षेत्र की, बाल्कन क्षेत्र से जो विस्तार की संभावना थी, वही नए देश बना दिए गए, है ना। और यहां पर ही इनकी राष्ट्रीयता को सम्मान दिया गया। ठीक, इसके अलावा अगर आप देखें तो दुनिया में समाजवादी क्रांति के लिए माहौल बनने लगा, और ये कहा गया कि नहीं, समाजवाद का विकास कैसे? क्योंकि धीरे धीरे मजदूरों के आंदोलन बहुत चलने लगे, जो श्रमिक वर्ग के बहुत सारे हित जो सरकारों के सामने आए, तो समाजवादी आंदोलन भी पहले विश्व युद्ध के बाद आप देखेंगे आपको दिखाई देगा। समाजवादी आंदोलन का प्रसार, ठीक है, ये तो हो गया राजनीतिक परिणाम। अब हम बात करते हैं इसके आर्थिक परिणाम की, थोड़े सामाजिक परिणाम की। आर्थिक परिणाम की बात करें, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि बड़े पैमाने पर यहां पर अपार जन धन की हानि हुई थी। हर देश के ऊपर युद्ध का भार बहुत ज्यादा हो चुका था। मतलब चाहे विजेता हो, चाहे हारा हुआ हो, सबके ऊपर ऋण भार अत्यधिक हो गया था, अत्यधिक हो गया था, सबके ऊपर अत्यधिक ऋण भार हो गया था। और अगर आप देखें इससे क्या हुआ, इससे मैंने आपको बताया था मुद्रास्फीति हुई, मुद्रास्फीति हुई, ठीक, कागजी मुद्रा का बहुत ज्यादा प्रसार हुआ, इससे बेरोजगारी आई, है ना, बेरोजगारी आई, व्यापारिक इकाइयां ठप होने लगी, बहुत सारे काम, ये सारी चीज इससे निकल के आएगी, है ना। और अगर आप देखिए जनता के ऊपर टैक्स बहुत बढ़ गया और जनता की स्थिति बहुत दयनीय हो गई। जनता के ऊपर टैक्स बढ़ा, जनता के ऊपर टैक्स अत्यधिक, फिर इनकी स्थिति जो दयनीय हो गई, दयनीय हो गई, और इससे समस्याएं बढ़ती चली गई, ठीक है। और यहां पर देखें ये चीज है, और यहां अगर हम देखें तो ये, अब हम एक बात और हुई, पुरुषों की संख्या बहुत कम हो गई, क्योंकि पुरुष बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर मारे गए थे,
और यहाँ पर आप देखें महिलाओं का धीरे धीरे हमारे समाज में, यूरोप के समाज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। और आप देखेंगे इसी समय भारत में भी औद्योगिक विकास तेजी से हुआ। क्यों? क्योंकि अंग्रेज इस समय पहले विश्व युद्ध में लड़ रहे थे, इसलिए पूरा ध्यान भारत पर नहीं दे पाए। इसी समय भारत में औद्योगिक विकास तेजी से हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इससे ये सारी जब समस्या आई तो इससे आप देखें तो पूरी दुनिया में फांसीवाद, पूरी दुनिया में इससे फांसीवाद, फांसीवाद कहाँ? इटली में। क्यों? इन समस्याओं का कारण माना गया लोकतंत्र को। किसको माना गया? और ये माना गया इसका समाधान कोई विशिष्ट नायक ही निकाल सकता है। तो फांसीवाद इटली में अगर आप देखें तो जो मुसोलिनी है, जो मुसोलिनी है इसका उभार हुआ इटली में। और यही देखेंगे नाजीवाद, नाजीवाद हिटलर, और जर्मनी में इसका विकास हुआ, है ना। ये बात समझने की है, ये विकास हुआ। ठीक है, मतलब ये माना गया कि ये विचारधारा ही अब इन समस्याओं से बाहर निकालेगी, चाहे मुद्रास्फीति हो, कागजी मुद्रा का प्रसार हो, बेरोजगारी हो, या व्यापारी इकाइयों का ठप होना हो, जनता के ऊपर जो टैक्स बढ़ गया हो, दयनीय स्थिति हो। इससे कौन निकालेगा? इससे कोई विशेष नायक निकालेगा बाहर। लोकतांत्रिक संस्थाओं से कुछ नहीं होने वाला। इन्होंने तो इतनी बड़ी समस्याएं हमें दे दी। इसीलिए जब हिटलर आता, हिटलर ने अपील किया कि वी आर द जर्मन्स, मैं तुम्हें 1000 साल पुराने जर्मनी में लेके जाऊं, जर्मनी का विस्तार होगा, जर्मनी ही पूरी दुनिया पर राज करेगा, क्योंकि जर्मनी पीछे छूटा है, जर्मनी को मैं जगा के मानूंगा। जर्मनी के लोग उत्साहित हो गए, हिटलर को खुला सपोर्ट मिल गया। हिटलर ने फिर दुनिया के सामने सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी खड़ा किया। उसमें केवल हिटलर की जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी सब देशों की है जो इसमें शामिल हुए। हाँ, किसी की ज्यादा, किसी की कम। ठीक, आइए सामाजिक परिणाम पर। सामाजिक परिणाम क्या है? सामाजिक परिणाम इस पे देखिए, जो सामाजिक परिणाम पे आपको क्या दिखाई देगा? क्या है सामाजिक परिणाम? पहली चीज तो ये है, मजदूरों का महत्व बढ़ गया, सर्वहारा वर्ग, क्योंकि अब उत्पादन करना है और सर्वहारा वर्ग का महत्व बढ़ गया, सर्वहारा वर्ग का महत्व बढ़ गया। ठीक, इसके अलावा और किसका महत्व बढ़ा? अगर आप देखेंगे, महिलाओं में आत्मविश्वास और राजनीतिक चेतना उत्पन्न हुई। महिलाओं में आत्मविश्वास एवं राजनीतिक चेतना का उभार दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि हर घर से जो पुरुष निकला था उसकी मृत्यु हुई थी या वो अपंग हो गया था। और अब आप देखेंगे यहाँ पर महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ा, क्योंकि अब हमें अपने घर से बाहर निकलना होगा, फैक्ट्री में काम करेंगे, खेतों में काम करेंगे, व्यापारी इकाइयों में काम करेंगे, खुद का बिजनेस लगाएंगे। और अगर आप देखें, इसी क्रम में आगे चल के इंग्लैंड में महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला, 30 वर्ष से अधिक की महिलाओं को 1918 में। तो यहाँ समझना पड़ेगा कि महिलाओं के अंदर आत्मविश्वास और ये सारी चीजें हुई। और क्या है, मतलब महिला सभी क्षेत्रों में विस्तार करने लगी। ठीक, और अगर उदाहरण कर सें तो यहाँ पे उदाहरण में लिख सकते हैं, 1918 में 30 वर्ष से अधिक की महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला। ठीक, एक चीज ये दिखेगी। इसके अलावा और क्या है,
अगर आप देखेंगे तो नस्लीय भेदभाव से लोग थोड़ा बचने का प्रयास करने लगे। किससे बचने का प्रयास करने लगे? नस्लीय भेदभाव। क्या है मामला? नस्लीय भेदभाव। नस्लीय भेदभाव से बचने का प्रयास, से बचने का प्रयास। इसका मतलब क्या है? क्योंकि इस पहले विश्व युद्ध में आप देखें तो भारत भी शामिल हुआ था, और भारत अगर आप देखें तो इंग्लैंड के तरफ से शामिल हुआ था, उसमें हमारे भारतीय सैनिकों ने भी भागीदारी किया था, और उसकी निशानी इंडिया गेट है, जिसमें आप देख सकते हैं भारत के बहुत बड़े पैमाने पर लोग मारे गए थे। तो ये समझ में आया कि सभी लोग एक हैं और नस्लीय भेदभाव में कुछ कमी आई। ठीक। इसके अलावा ये कहा गया कि श्रमिकों के लिए अधिक वेतन, काम के घंटे, उपयुक्त उनके रहने की अच्छी व्यवस्था, और जो बीमा की मांग शुरू हुई। यहाँ पर आप बात करें तो आप ये कह सकते हैं इसी समय से मजदूरों के लिए काम के घंटे, रहने के लिए आवास, अच्छा वेतन आदि के लिए प्रयास शुरू हुए। ठीक है, ये भी बात कही गई, ये यहाँ पे ये भी चीज रखें। इसके अलावा अगर आप देखें अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन ILO की भी स्थापना हुई इसी समय। पहले विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की भी स्थापना की गई। ठीक। ये सारे काम इस बात को समझा रहे हैं कि अब मजदूरों के मामलों को देखा जाएगा। ठीक। और क्या हुआ? यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या, क्योंकि बहुत सारे मजदूर, बहुत सारे जो सैनिक लड़ने गए थे वो मारे गए थे, बहुत सारे लोग ऐसे आए थे जो अपंग थे, वो बेरोजगार हो रहे थे, और इससे पूरे यूरोप में एक बड़ा संकट बेरोजगारी का खड़ा हुआ। आगे चल के 1929 में महामंदी भी आई, उसके पीछे को भी समझेंगे कारण क्या क्या थे, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे बड़ी समस्या आई। और क्या हुआ? सैन्य प्रौद्योगिकियों का बड़ा जो विकास हुआ। आप देखेंगे कि इतनी नुकसान, इतनी समस्या के बाद भी सैन्य प्रौद्योगिकियों का बड़ा विकास हुआ। हवाई जहाज, पनडुब्बी, इन सब का तेजी से विकास हुआ। तो कुल मिला जुला के अगर आप पहले विश्व युद्ध को देखें तो इसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, चाहे इसके सामाजिक परिणाम हो, चाहे इसके आर्थिक परिणाम हो, चाहे इसके राजनीतिक परिणाम हो। अब समझना पड़ेगा कि विश्व युद्ध क्यों होने के बाद, ये जो पहला विश्व युद्ध हुआ इसके बाद क्यों ऐसी परिस्थितियां बन गई कि अगला विश्व युद्ध फिर खड़ा हुआ। समझिए, जब पहला विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो जर्मनी को एक तरफा ये मान लिया गया कि सारी जिम्मेदारी जर्मनी की थी, और जर्मनी के ऊपर वार्साई की संधि डाल दी गई। आगे की क्लास में हम लोग समझेंगे कि कैसे क्या क्या हुआ। आज की क्लास में आपने समझा कि पहले विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि क्या है, आपने ये समझा कि प्रमुख कारण क्या है, आपने ये समझा कि इसका प्रभाव क्या हुआ, और आज अगर दुनिया में अगर कोई समस्या हो रही है तो उसको कैसे रोका जाए, नहीं तो वो समस्या कितनी बड़ी हो सकती है, इसका एक बानगी आपने पहले विश्व युद्ध में देखा। जर्मनी और ऑस्ट्रिया के द्वारा एक अपना सहयोग करके जब ये कहा गया कि फर्डिनेंड की हत्या हुई, उस पर बोस्निया के साथ संघर्ष में धीरे धीरे सारे देश शामिल होते गए। वैसे ही अगर आज की दुनिया में आप देखें, रूस और यूक्रेन के संघर्ष में अगर पूरी दुनिया उस तरह से खिमेबंद हो गई तो क्या अगला विश्व युद्ध नहीं होगा? ये बात समझना है। वही बात है कि अगर आप चाहते हो शांति तो उसके लिए अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना जरूरी है। दुनिया आज समाधान चाहती है। अगर दुनिया में समाधान चाहिए तो महात्मा गांधी की नीतियों को जीवित करना होगा। महात्मा गांधी केवल फोटो में न रहें, महात्मा गांधी की जो नीतियां हैं उनको हमें अपने व्यवहार में उतारना पड़ेगा।
राम का राज्य कोई काल्पनिक अवधारणा नहीं है। राम के राज्य में सबके विकास की संभावनाएं हैं, वही संभावना हमें तलाशनी होगी। तभी आज आप देखिए तो G20 में आप कहते हैं वन फैमिली, वन फ्यूचर और वन अर्थ, एक परिवार, एक भविष्य और एक धरती। अगर इसको बचाना है तो सबके हितों को देखना होगा और सबके हितों को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। समावेशी विकास वही विकास है। इसीलिए पहले विश्व युद्ध हम लोग क्यों विश्व युद्ध पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम ये देख सकें कि समस्या के बाद क्या क्या हुआ और आज हम ये कर रहे हैं तो आगे क्या होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि पहले विश्व युद्ध के बाद कौन कौन सी संधि हुई, पेरिस संधि हुई तो क्या हुआ, इसके अलावा जो वारसाई की संधि हुई तो उसका क्या परिणाम निकला, इसकी चर्चा अगली क्लास में करते हैं। बहुत धन्यवाद। इसको बुलाओ।